हेलो दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हैं कुछ टॉपिक्स को लेकर के जो कल छूट गए थे। उन टॉपिक्स को मतलब उन क्वेश्चंस को आगे हम प्रोसीड करेंगे। जैसे कल 2 क्वेश्चंस हो पाएंगे, मतलब उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हो गए थे हम। ठीक है, कल हमने डिस्कस कर लिया था वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, और फिर अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा द्विध्रुव के, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा आपके पास में द्विध्रुव के, और अक्षीय और निरक्षीय के बीच में क्या संबंध है, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है वो आपके पास 2-3 क्वेश्चंस और होंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके आपके पास में एक चैप्टर जो है आपके पास में 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में बनेगा। तो जो वीडियोस नहीं देखे हुए हैं कल की, वो जाकर के कमेंट्स बॉक्स में आपके पास देख लें, या तो फिर उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसमें आप जाकर के आप पहले उस वीडियो को देख लें, फिर आप इस वीडियो में आकर के इसको देखें। ठीक है, अगर आप वीडियो में नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो आप इस रेड या ब्लैक आइकन जो है सब्सक्राइब वाला जो बटन है, इसको क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, हमें एक तरीके से पावर दें, जिससे हम और अच्छे एनर्जी से और अच्छे पावर से हम मेहनत करें और आपके लिए अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आए, जिससे आप बहुत बेहतर ही अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करते ना हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिससे हम आगे कम से कम 3 क्वेश्चंस तो कर ही लें। ठीक है, तो आगे आज हम डिस्कस करते हैं कि गॉस क्या है, गॉस की प्रमेय क्या है। गॉस की प्रमेय को डिस्कस करने से पहले, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। पहले फ्लक्स क्या है। जो फ्लक्स है वो क्या है आपके पास में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। सिंपली इसको हम वैद्युत फ्लक्स भी कहते हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स भी कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। सपोज मान लेते हैं हमारे पास में ये एक सतह है, ये मेरे पास सीट है, मतलब एक कॉपी है, ये एक सतह समझ लीजिए आप। ठीक है, और इसका जो बाउंड्री है, ये चाहे खुली बाउंड्री हो आपके पास, मतलब बाउंड्री होनी चाहिए, सरफेस अंदर चाहे खुला हो चाहे आपके पास में बंद हो सरफेस, कोई इशू नहीं है आपके पास में। तो सिंपली इस सरफेस के अंदर से जितना भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र इस सतह के अंदर से, इस बाउंड्री के अंदर से जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं संबद्ध होंगी, ठीक है, संबद्ध होंगी, आपके पास में घिरी हुई होंगी, इससे अंदर से गुजर रही होंगी, उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही यहां पास वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। फिर से आप देखिएगा, इस सतह के अंदर से ये अंदर खुला हुआ हो सकता है, बाउंड्री होगी आपके पास में, और ये सतह हो सकती है, ठीक है, कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर से गुजरने वाले कुल संबद्ध वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ठीक है, इवन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या इस सतह के अंदर से या क्षेत्र के अंदर से आपके पास में गुजरने वाले कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, कुल वैद्युत बल रेखाएं संबद्ध होने की जो संख्या है, वही आपके पास में वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से अगर देखें तो हमें क्या मिलेगा, किसी बंद, सबसे पहले आपके पास में जो सतह होनी चाहिए वो बंद होनी चाहिए। बंद सतह के अंदर से गुजरने वाली कुल बल, वैद्युत बल लिखेंगे यहां पास,
वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, ये किससे प्रदर्शित होता है? फाई से प्रदर्शित होता है। इसका सिंबल जो होता है वैद्युत फ्लक्स का जो सिंबल होता है फाई से, इसको एक ग्रीक में वर्ड है, सिंबल है, जिसे हम कहते हैं फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपके पास में ठीक है, तो फाई बराबर क्या होता है आपके पास में? अगर देखा जाए फाई बराबर क्या होता है आपके पास में? क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds वेक्टर। अब ये क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर ये सतह है आपके पास में, सपोज दैट ये सतह है, तो इसके अंदर से गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं, इसके अंदर से गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं, इसका अगर मान लें क्षेत्रफल क्या है, a है, तो इसके अंदर से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की जो संख्या देते यहां पर 3 है। ठीक है, तो इस सतह से के अंदर से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या जो है, इससे परिबद्ध जो बल रेखाओं की संख्या जो है वो क्या है आपके पास में? वैद्युत फ्लक्स है आपके पास में। यहाँ क्षेत्रफल जो है वो ds से रिप्रेजेंट किया गया है, किसी किसी बुक में आपके पास dA से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, आपके पास में यहाँ सतह के सरफेस के ऊपर एक सदिश राशि यहाँ पास लिखी गई है, तो फाई बराबर क्या लिखा जाएगा? ये बंद समाकलन है, मतलब इसके अंदर पूरा सतह बंद होनी चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसका समाकलन करते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि ये सतह का बंद समाकलन है। ठीक है, ये होता है आपके पास। इसको फाइनली हम इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ई ds cos थीटा। यहां जो थीटा है वो जो है E यानी वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण है। अभी क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, इस पर भी थोड़ा सा चल लेते हैं। क्षेत्रफल सदिश वो चीज है जो किसी सतह के लंबवत होता है। मान लेते हैं ये आपके पास में एक सतह है, कोई कर्व सरफेस भी होता है, गोलाकार भी हो सकता है, इर्रेगुलर सरफेस भी हो सकता है, कोई भी सरफेस हो, उसके एक छोटे से पार्ट पर, मान लेते हैं ये छोटे से पार्ट पर जो लंबवत सदिश होगा, एक छोटे से पार्ट पर जिसको हम ds नाम देंगे, यहां पर इस सतह का छोटा सा क्षेत्र जो होगा वो ds होगा। इस ds क्षेत्र पर जो लंबवत जो सदिश होगा, लंबवत जो आपके पास में सदिश होगा, उसे को हम कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, यहां पर तो किसी सतह के लंबवत जो आपके पास में जो सदिश पाया जाएगा आपके पास में, वो आपके पास में वो क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा आपके पास में। तो हमेशा क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? सतह के लंबवत होता है। ये हमारे पास हो गया आपके पास में। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? इसका आपके पास मात्रक देखा जाए, इसका जो मात्रक है आपके पास में वो क्या होगा? अब यहां से फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? ई का मात्रक क्या होता है आपके पास में? ई का मात्रक होता है हमारे पास न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, 7 इंटू न्यूटन पर कूलाम, अगर हम कहें इसको मात्रक में न्यूटन पर कूलाम इंटू जो ds है, मतलब क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मतलब अगर हम कहें इसका तो मात्रक अगर लिखा जाए न्यूटन मीटर पर कूलाम, ये है। इसको फाइनली हम एक और मात्रक में देते हैं, वेबर। क्या कहते हैं इसको? फ्लक्स का जो मात्रक है वेबर, क्या है? वेबर। मात्रक वेबर भी कहते हैं। फ्लक्स का जो मात्रक है वो वेबर भी है, न्यूटन मीटर
स्क्वायर पर कूलम भी है मतलब, ठीक है। आगे आप, तो ये फ्लक्स डिस्कस हो गया, क्योंकि फ्लक्स हमें डिस्कस करना इसलिए पड़ा क्योंकि आगे जो दो तीन क्वेश्चन जो हैं उनमें फ्लक्स का बहुत अहम रोल है, ठीक है। अब ये फ्लक्स डिस्कस हो गया, तो हम फ्लक्स के डिस्कस होने से आगे हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। सपोज दैट ये एक वायर है, एक अनंत प्रकार की वायर जिसकी लेंथ एल है, और इस पर जो आवेश बिखरा हुआ ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी है, बहुत अनंत लंबाई की वायर है, तार है, इस पर जो आवेश बिखरा हुआ है उस आवेश का वैल्यू है Q। तो इस लंबी वायर में आवेश कहां कहां बिखरा हुआ है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी मुझे इतना पता है कि वायर में आवेश बिखरा हुआ है, कहां पास कितना है ये नहीं मालूम इसका। तो हम ये जानते हैं कि छोटे से इसके पार्ट पर, छोटे से पार्ट पर कितना आवेश है, छोटे से पार्ट पर कितना आवेश है, तो हम उसको कहते हैं कि छोटे से जो पार्ट पर जो आवेश होगा वो उसका रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। तो मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि प्रति एकांक यानी एक छोटी सी लंबाई, एक प्रति एकांक लंबाई में आवेशों की जो संख्या है, प्रति एकांक लंबाई में आवेशों की जो संख्या है उसी को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो सिंपली डेफिनेशन अगर देखा जाए, प्रति एकांक लंबाई में आवेशों की संख्या रेखीय आवेश घनत्व होती है, ठीक है। या कहें हम रेखीय आवेश आपके कह सकते हैं, प्रति एकांक लंबाई में आवेशों की संख्या, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा मतलब लैम्डा बराबर Q बाई एल, ठीक है। इसका मात्रक वगैरह निकालना हो तो कूलम बटे, इसका मात्रक अगर निकाला जाए तो कूलम बटे मीटर ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब रेखीय आवेश घनत्व हो गया, समझ में आ गया। प्रति एकांक लंबाई में आवेशों की जो संख्या होती है वही उसका रेखीय आवेश घनत्व होता है। यहां हम इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आगे और बात आती है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व शब्द से ही समझ गए होंगे। पृष्ठीय मतलब पृष्ठ, एक सतह, ठीक है। उस पृष्ठ पर जो आवेश है वो छोटे से सतह पर कितना आवेश होगा वही वो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। सपोज दैट एक सतह है, इसमें आपके पास आवेश बिखरा हुआ ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी हो सकता है आपके पास में, इस छोटे से भाग पर कितना आवेश है वही उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है, एक सतह के आपके पास। तो क्या लिखा जाएगा, प्रति एकांक, डेफिनेशन लगभग मिलती जुलती मिलेगी आपके पास, प्रति एकांक क्षेत्र पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बिखरे आवेशों की संख्या को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। अब देखा जाए इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा मतलब ये सिग्मा, एक सिग्मा ये होता है फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में एक सिग्मा ये होता है। इस सिग्मा का आपका टोटल योग होता है, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपके पास में, ठीक है। और भी सिग्मा का केमिस्ट्री में भी मतलब आप समझ पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो अलग अलग टाइप है, यहाँ सिग्मा है तो यह Q अपान क्षेत्रफल, Q अपान क्षेत्रफल आपके पास में, ठीक है। तो ये दो डिफिनेशन, तीन डिफिनेशन हो गई आपके पास, इसका यूज है आपके पास में, तो इसलिए मैं इसको समझा दिया, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसमें हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए
अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। ठीक है बेटा, अगर फिर आपसे गुजारिश है, आप हमें मोटिवेट अगर करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मोटिवेशन उतना ज़्यादा मिलेगा, और फिर हम उसी तरीके से बहुत ज़्यादा लगन से और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए आगे आपके लिए अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपके पास में सामने मोबाइल स्क्रीन पर आपके पास में एक रेड आइकन होगा, उस रेड आइकन को दबाइए और बगल में उसके एक बेल आइकन होगा, उसको भी दबा करके, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपकी स्टडी बाधित नहीं होगी। ठीक है। और हाँ, अगर आप अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो कंटिन्यू आप इस सेशन को देखते रहिए। ठीक है। ज्यादा आपके पास फिजिक्स पढ़ने की, क्योंकि टाइम तो कम बचा हुआ है, आप उतने ही टॉपिक को क्लियर करिए जितना कि आपके पास बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गॉस। ठीक है। गॉस एक साइंटिस्ट थे, इससे हमारा कोई अब मतलब नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है, इतना डिटेल में नहीं जा सकते हैं। ठीक है। गॉस की प्रमेय उन्हीं के उसमें बनी हुई है, गॉस की प्रमेय। ठीक है। गॉस की प्रमेय एक्चुअली फ्लक्स ही है आपके पास में। हम बात करते हैं अभी गॉस की प्रमेय क्या चीज है। तो गॉस ने बोला था कि मान लेते हैं कोई इरेगुलर आपके पास सरफेस है या रेगुलर सरफेस है आपके पास में। ठीक है। तो मान लेते हैं असीमित आपके पास में ये आवेश है। इस आवेश के चारों तरफ इसी के आकार का, जो आप जिस सतह में आपके पास आवेश होगा उसी के आकार का, उसके चारों तरफ हम एक पृष्ठ ड्रा करेंगे जो कि काल्पनिक होगा। तो सपोज दैट ये आपके पास में आवेश है, तो जैसे बता आवेश स्फेरिकल होता है यानी गोलाकार होता है, तो हम इसके चारों तरफ हम गोलाकार काल्पनिक पृष्ठ ड्रा कर सकते हैं। अगर हमारे पास रेखीय है, इस तरीके से इसमें आवेश बिखरा हुआ है, तो हम इसमें गोलाकार तो नहीं ड्रा कर सकते हैं क्योंकि तार है, सीधा सीधा है, तो हम भी राउंड करके एक पृष्ठ ड्रा कर सकते हैं ऐसे, जिसे हम बेलनाकार कहेंगे। इससे सब आगे की तरफ मिलेंगे आपके पास में। तो जो सतह में आपके पास में आवेश बिखरा हुआ है या जिस जगह में जिस शेप में आवेश बिखरा हुआ है उसी शेप का हम यहाँ पास उसके चारों तरफ एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करेंगे। यहाँ पास गॉस ने जो काल्पनिक पृष्ठ लिया है, यहाँ पास चाहे इसकी बात कर लें चाहे आप उसकी बात कर लें, जो काल्पनिक पृष्ठ की बात करी है उन्होंने, उस काल्पनिक पृष्ठ को यहाँ पास हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। जो काल्पनिक पृष्ठ है, आवेश के चारों तरफ दिखता नहीं है, एक कल्पना मात्र है आपके पास में, वो काल्पनिक पृष्ठ का नाम इन्होंने क्या किया है, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है। अब गॉस ये कहते हैं कि इस पृष्ठ, ये सतह हो गई आपके पास, इसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, सिंपली मैं मोटा मोटा समझा दूं, इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो आपके पास में फ्लक्स होगा, फ्लक्स मतलब फाई, सिंपली फिर बाद में भी डिफिनेशन लिखेंगे, आप समझ लीजिए। गॉस के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का, उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/ε0 गुना होगा। फिर से आप सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, क्या कहता है कि किसी भी सतह से गुजरने वाला यानी किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, परिबद्ध किए गए आवेश का यानी घेरे गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस कहते हैं, गॉस की प्रमेय कहती है। ठीक है। सतह से बंद सतह से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई, वो सतह द्वारा घेरे गए आवेश का 1/ε0 गुना होगा। सतह द्वारा आवेश मान लेते हैं यहां Q है, तो Q का 1/ε0 गुना होगा, दैट इज फाई बराबर Q/ε0। ये होगा गॉस, ये है गॉस की प्रमेय। सिंपली आपको समझ में आ गया होगा आपके पास में कि गॉस की प्रमेय है क्या। ठीक है। तो गॉस की प्रमेय एक ऐसी प्रमेय है, यहां पास लिखते हैं किसी डिफिनेशन लिखते हैं, किसी बंद पृष्ठ से
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, मतलब घेरे, परिबद्ध, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध किए गए वैद्युत आवेश का या कह ले, ठीक है, आवेश मतलब Q का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये तो गॉस की प्रमेय हो गई। तो फार्मूला हमारे पास आया फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। मैं यहां पर सीधा शब्द लिखूंगा Q इन, मतलब सतह के अंदर जो आवेश होगा वो कुल आवेश की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए फाई बराबर Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट यहां पास लिखा जाएगा। बाकी इसका मात्रक वगैरह वही मात्रक है जो हमें भी फ्लक्स पढ़ा था, ठीक है। ये गॉस के प्रमेय हो गए, ठीक है। तो इस गॉस के प्रमेय को लिखिए, क्योंकि लिखने के लिए भी आता है आपके पास में। फिर हम इससे जो आने वाले एप्लीकेशन, इसके जो उपयोग है एप्लीकेशन से आपके पास में, उपयोग कहां कहां किया गया है उसको हम आगे बढ़ते हैं। तीन जगह उपयोग है, उसको पढ़ते हैं। आपके पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है आपके पास में गॉस का उपयोग करके। 3 क्वेश्चन है हमारे पास में, तीनों क्वेश्चंस गॉस का उपयोग करके हैं। तो ये तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब जो मैं आपके पास 8 क्वेश्चंस बताऊंगा उनमें से एक क्वेश्चंस आपके सेट में जरूर होगा, क्योंकि 7 सेट बनता है यूपी बोर्ड में। 7 में से किसी एक सेट में एक क्वेश्चंस आपके पास कोई ना कोई मिलेगा ही मिलेगा आपके पास में, ठीक है। तो गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण जिसका रेखीय आवेश घनत्व भी कह सकता है कि लैम्डा है, ये दे भी सकता है, नहीं भी देगा तो क्वेश्चंस बना के भी देगा आपके पास में। डिफरेंस रहेगा यही, आपसे कहेगा रेखीय आवेश घनत्व इतना है, तो आपके पास में बताइए उसका व्यंजक कितना होगा, ठीक है। तो यहां पास आपके पास में गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। ये आपके पास डेरिवेशन है आपके पास में। अब ये जो डेरिवेशन है इसको करेंगे कहते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक अनंत लंबाई की तार है, जी, जिस पर आवेश बिखरा हुआ है। कभी कभी आवेश ना कहकर कह गया ऐसे, इसका रेखीय आवेश घनत्व इतना है, ठीक है, सिंपली। ठीक है, अनंत लंबाई की है, आगे मैं नहीं खींचता हूं, आप समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। एक्स वाई करके आपके पास में, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, ठीक है। बुक में तो क्वेश्चन बैंक में तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे, उत्तर लिखेंगे, प्रश्न उत्तर जो जैसे आप आंसर करना चाहते हैं, प्रश्न उत्तर जो भी आपके पास में नंबर डाल करके सॉल्यूशन करेंगे। पहले डायग्राम बनाएंगे हम, ये डायग्राम बन गया। इसमें जो, क्योंकि ये रेखा में आवेश बिखरा हुआ है, गॉस ने क्या कहा था कि जिस आकार में आवेश बिखरा होगा हम उसी के समकक्ष उसी आकार का एक पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ये आवेश जो है आपके पास रेखा में बिखरा हुआ है, तो हम रेखा के जैसे ही पृष्ठ की बात करेंगे कि जो पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ जो इस आवेश को चारों तरफ से घेर सके, ठीक है। तो हमने पाया कि इस रेखा को घेरने वाला जो है, इसके चारों तरफ से अगर देखा जाए तो मैं कवर लगा दें, तो हम इस कवर को इसको देखें तो सपोज दैट एग्जांपल ले लो, मैं थोड़ा सा ये आपके पास में ये मान लेते रेखा है
और इस पर आवेश बिखरा हुआ है, और ये कैप इसके तरफ अगर देखा जाए तो इस कैप, ये जो आपके पास अंदर जा रही है कैप, इस आवेशित तार को चारों तरफ से क्या कर रही है, घेर रही है। तो ये जो कैप है वो किस रूप का है, ये जो कैप दिख रहा है, जो इसमें आपके पास इंक ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो इसमें आपके पास जो रेखा के चारों तरफ है जो दिख रहा है हमारे, ये बेलनाकार है। इसका मतलब इसको जो घेरने वाली सतह होगी वो भी कैसी होगी, वो बेलनाकार होगी बेटा, ठीक है। तो अब इसको जो है घेरने वाली जो सतह है वो बेलनाकार है, तो हम काल्पनिक सतह जो है वो बेलनाकार मान लेते हैं। चलिए, तो इस आवेश को घेरने वाली जो सतह है वो बेलनाकार है, तो हम बेलनाकार मान लेते हैं। और इस तार से r दूरी पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र, इस तार से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, ये दूरी r है। तो जो दूरी r है उसी दूरी r को लेकर के हम चारों तरफ उसी त्रिज्या का लेकर के हम एक बेलनाकार हम सतह की बात करेंगे। ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो अब यहां पास अगर बात करें तो मान लेते हैं, माना एक अनंत लंबाई की, ठीक है, माना एक अनंत लंबाई की, ठीक है, आवेशित जिसका आवेश Q है, तार जिसका यहां पास रेखीय आवेश घनत्व भी आप इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा, ठीक है। माना एक अनंत लंबाई की आवेशित तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, ठीक है। इतनी बात तो हमने फिगर में से बता दिया कि इसमें ये चीज है, हमारे पास अनंत लंबाई की तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा आपके पास में, और उस पर आवेश Q है, ये चीज हमने बता दिया। पॉइंट में लिखते हैं अब, क्योंकि सारे आंसर पॉइंट में करेंगे तो आपको पढ़ने में, याद करने में और प्लस लिखने में, क्योंकि ज्यादा लिखना नहीं है, कम लिखना है, जो ज्यादा में पूरे मार्क्स लाना है। तो ये तार के बारे में होगा कि हमने अनंत लंबाई की तार ली और रेखीय आवेश घनत्व इतना इसका और आवेश इतना ही हमारे पास में। तो मान लेते हैं तार के चारों तरफ, या कहें आपके पास में सपोज दैट, तो तार से R बिंदु पर, तार से R दूरी पर, बिंदु नहीं R दूरी पर, तार से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर तार द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ये तो हमने मान लिया। दूसरा, अब ये बिंदु P ले लिया हमने, ठीक है। अब इसी R दूरी के बराबर एक त्रिज्या लेकर के एक तार के चारों तरफ एक बेलन ड्रा कर लीजिए, ठीक है। R त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, कैसा, R त्रिज्या का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है। R त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है, आपके पास में। इतनी बात तो हो गई हमारे पास। अब आप जानते हैं कि अगर आप त्रिज्या का एक बेलनाकार पृष्ठ कल्पना कर लेंगे, ठीक है, जो कि तार को घेरेगा आपके पास में,
तो हमको इतना चीज मालूम हो गया है कि बेलनाकार पृष्ठ करने के बाद इसमें कुछ ना कुछ आवेश आ ही गया होगा। तो इस पर हम फ्लक्स की जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो लगा दीजिए और फ्लक्स की जो गॉस की प्रमेय है वो लगा दीजिए। दो लगेंगे यहाँ पर, एक फ्लक्स की नॉर्मल डेफिनेशन लगेगी और एक फ्लक्स की गॉस की प्रमेय लगेगी। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें। इस तार के द्वारा हमको ने कल बताया था कि अगर आपके पास धनात्मक है तो धनात्मक आवेश से दूर वैद्युत क्षेत्र निकलेगा। इसकी दिशा यहाँ पास, अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ होगी ई। ठीक है, तो चाहे यहां लीजिए चाहे यहां लीजिए, हर जगह आपके पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर और इधर, कहीं भी आप लीजिए, दिशा हमेशा आवेश से दूर ही रहेगी। ऐसे ये मैंने खूब ढेर सारा बना दिया, आप एक ही बना करके आप इंट्रोड्यूस करेंगे आप, जिससे फिगर क्लियर दिखाई दे आपका। ठीक है, तो इस बेलन की कितनी सतह, एक राउंड है, एक नीचे का है और एक ऊपर का फ्लैट। ठीक है, तीन सतह आपके पास। तो हम क्या मान लेते हैं, ये सतह S1 है, ये सतह आपके पास में S2 है और ये सतह क्या है, S3 है। तीन सतह है हमारे पास में। चलिए, तो फ्लक्स की परिभाषा से सीधा सीधा हम लिखेंगे, फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर बंद समाकलन ई डी एस कॉस थीटा। मैंने थीटा के बारे में बताया था कि ई और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है बार बार। ठीक है, ये हो गया आपके पास में। तो हम इसको लेते हैं, ई बराबर ई बंद समाकलन, ई दूरी समान है ऊपर नीचे हर जगह, तो आपके पास में ई की वैल्यू आपके पास में डी एस, दोनों के बीच का कोण। क्योंकि आप देखें यहां पास जो आपके पास में इसको थोड़ी तीन सतह है ना, तीनों सतह का हम तोड़ेंगे हम। ds1 cos थीटा 1 प्लस बंद सतह है आपके पास, चारों तरफ से लेना आपके पास में, तो आप धीरे धीरे से आप तोड़ते जाइए, एक एक सतह का निकालते जाइए। eds1 cos थीटा 1 समाकलन eds2 cos थीटा 2 प्लस समाकलन ds3 cos थीटा 3। यहां पास अब इतनी बात तो हो गई हमारे पास, इसको कैलकुलेट कर ले हम थोड़ा से। E और ds1 के बीच में कोण कितना है, ds1 ये है, ds1 मतलब ये आपके पास में, तो इसका ये लंबवत होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश नीचे होगा और ये वैद्युत सदिश ये होगा। तो वैद्युत सदिश ये है और क्षेत्रफल सदिश ये है, दोनों के बीच कोण कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब cos 90 जब यहां पास रहेंगे, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 प्लस यहां पास भी ds2 क्या आपके पास में, ये इसका सतह ऐसे आपके पास में, चाहे इधर आप लंबवत ले ले चाहे आप इधर ले ले, कोई इशू नहीं आपके पास में। तो ये आपके पास में S2 की जो वैल्यू है ये ऐसे, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या है ऐसे, दोनों समानांतर हो गए, क्षेत्रफल सदिश भी और वैद्युत क्षेत्र भी समानांतर हो गया। दोनों के बीच में जो समानांतर सदिश होते हैं तो उनके बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, eds2 cos 0 की वैल्यू होती है बेटा 1। ठीक है, ये हो गया आपके पास में, प्लस फिर S3 ऊपर की तरफ और E नीचे की तरफ। ये सतह जो होगी फ्लैट टाइप में बेलन बनेगा और ऊपर जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो हमेशा सतह के लंबवत होता है, तो ये बेलन टाइप में तो सतह के लंबवत होगा आपके पास में। तो वैद्युत क्षेत्र और ये क्षेत्रफल सदिश है, दोनों के बीच का कोण हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये भी आपके पास cos 90 हो जाएगा 0 और ये पूरी क्वांटिटी हो जाएगी 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0, पूरी क्वांटिटी हो जाएगी 0। तो फाई बराबर क्या निकल के आया, केवल eds2। ये हो गया समीकरण नंबर, ये गॉस की प्रमेय से बेटा, गॉस की प्रमेय से ठीक है, गॉस की प्रमेय से हमको पता है कि इसके चारों तरफ जो आपके पास में पृष्ठ से उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, इस सतह के अंदर जो कुल आवेश होगा क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। ये गॉस की प्रमेय है।
जो सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो सतह द्वारा परिबद्ध किए गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हो गया हमारे पास में। दोनों ही चीज अगर देखा जाए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, लेकिन ये नॉर्मल डेफिनेशन से, ये गॉस की प्रमेय से। तो हम समीकरण नंबर 1 और 2 को अगर कंबाइन करें, समीकरण नंबर 1 और 2 से तुलना करने पर, 1 और 2 से, 1 और 2 से तुलना कर लिया जाए तो क्या मिलेगा हमारे पास में? अगर देखा जाए तो ये E ds2 बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। अब समझिएगा, इसके अंदर कितना आवेश है वे भी मुझे नहीं पता, ठीक है। अनंत लंबाई है इतना मालूम है, ठीक है। तो ये मान लेता हूं यहां पास इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तो ये मान लेता हूं यहां पास मैं कि जो क्यू इन होगा आपके पास में, जो क्यू इन होगा लैम्डा बराबर जो होगा आपके पास में क्यू अपान एल होता है। क्यू अपान क्या होता है? एल होता है। तो इसके अंदर जो आवेश है वो क्या आपके पास में, जो इसके अंदर आवेश है वो मान लेते हैं टोटल क्या है, क्यू है आपके पास में, और जो क्यू की वैल्यू आएगी वो लैम्डा एल आ जाएगी। यहां से क्यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो लैम्डा एल आ जाएगी। तो समाकलन ई की वैल्यू कांस्टेंट होगी, क्योंकि आपके पास समान दूरी पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? समान होता है। दिशा बदलती रहती है लेकिन यहां दिशा भी सेम है, ई ds2, ठीक है। समान दूरी पर आपके पास वैद्युत क्षेत्र एक जैसा होता है, ठीक है। क्यू इन, क्यू की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, आपके पास रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है, तो लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट ये मिलेगा। कैलकुलेशन से अगर देखा जाए तो इसका समाकलन करूं तो ये समाकलन का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना। तो ds2 क्या क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल को जोड़ेगा, लेकिन किसके क्षेत्रफल को जोड़ेगा? केवल राउंड वाले को। तो हमें पता है कि राउंड का जो क्षेत्रफल होता है बेलन का वो होता है 2πrh होता है। कितना होता है? 2πrh होता है। बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πrh। h की जगह पर, यहां पास h की जगह पर बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई तो पता नहीं है, तो जितनी बड़ी तार होगी उतना बड़ा बेलन मानेंगे आप। जितनी बड़ी तार होगी, तार कितनी है? एल, तो बेलन की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एल से एल खत्म हो जाएगा बेटा, तो ई की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में लैम्डा अपान 2πr एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड अगर आपको करना है तो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 लैम्डा अपान 4π एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। तो आपके पास में क्या हुआ? किसी रेखीय आवेश यानी अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार द्वारा उससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आया ई बराबर 2 लैम्डा अपान 4π एप्सिलॉन नॉट आर आया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया आपके पास में रिजल्ट। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे हम अगला हम चलते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए, दूसरा प्रश्न है इससे गॉस का, ठीक है। वो ये है कि अनंत समतल आवेशित अचालक प्लेट, अचालक प्लेट, ये अचालक प्लेट के थ्रू भी क्वेश्चन आता है और समतल चादर के थ्रू भी क्वेश्चन आता है के समीप, ये समीप है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब चादर जो है एक अनंत लंबाई की चादर है, यानी अनंत चादर है, उस चादर के समीप, उसके निकट जो है आपको वैद्युत क्षेत्र के जो व्यंजक है, उसकी तीव्रता का जो व्यंजक है वो प्राप्त करना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ी चादर है, बहुत बड़ी चादर है जिसको हम क्या नाम है, मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, यह बहुत बड़ी चादर है, ठीक है। मान लीजिए तो ये चादर है अनंत आपके पास में समतल चादर, सपोज दैट ये हो गई आपके पास चादर। इस चादर में आवेश बिखरा हुआ है, धनात्मक ऋणात्मक जो भी आपको लेना हो,
वो आप ले सकते हैं। ये हमने एक समतल चादर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हमारे पास में प्रश्न उत्तर जो है, ठीक है। अब इसको उत्तर कैसे देना है, तो हमने मान लिया एक समतल चादर है। माना आंसर कैसे देना है, माना एक अनंत समतल आवेशित अचालक या समतल चादर अचालक प्लेट है, ठीक है। जिस पर आवेश जिस पर आवेश Q है और क्षेत्रफल A है, ठीक है। मान लेते हैं जिस पर आवेश Q और क्षेत्रफल है। चादर का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पॉइंट नंबर, चादर का या प्लेट का आप कह सकते हैं, यहां पास प्लेट शब्द लिखा है तो प्लेट लिखेंगे, चादर शब्द लिखा है तो चादर। प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व आवेश घनत्व जो है वो है सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू होती है Q बाई A, ठीक है। तो चादर से, अब ये तो हमने लिख लिया चादर के बारे में, हम चादर से R दूरी पर, इस चादर से हमारे पास चादर है, इस चादर से R दूरी पर, ये चादर थोड़ा 3D फिगर आपके पास देखें, चादर से R दूरी पर हम एक बिंदु P लेते हैं जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ये चादर से R दूरी पर यहां पास हमने लिया, यहां पास एक पॉइंट P लिया, जितना इधर लिया उतना ही हम इधर लेंगे, ठीक है। ये होगा, तो इस चादर के पॉइंट P, इस चादर से जो दूरी है वो R है, ठीक है। अब हमको पता है इस चादर को घेरने वाला जो पृष्ठ है वो हमको पता नहीं था, लेकिन इस तरीके का हमें जो पृष्ठ है वो है बेलनाकार पृष्ठ, हम लेंगे इसको, क्योंकि इस तरीके का जो क्यूबिक है, क्यूबिक पृष्ठ भी ले सकते हैं आप, घन या घनाभ टाइप में पृष्ठ ले सकते हैं, लेकिन इजी जो है आपके पास में वो आप बेलनाकार पृष्ठ लीजिए। इस चादर के दोनों तरफ हम बेलनाकार हम पृष्ठ लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये बेलनाकार पृष्ठ है, ठीक है, ये आपके पास में, और इधर भी आप एक पृष्ठ लेते हैं। जितना क्षेत्रफल इधर होगा उतना ही क्षेत्रफल इधर होगा, ठीक है। ये सतह S1 है, ये सतह S2 है, और ये सतह S3 है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो इस पर जो इससे गुजरने वाला, इससे जो आपके पास वैद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा चादर के लंबवत बाहर की तरफ होगी, इस तरीके की, ठीक है। अपने दूरी ले रखी है आपके पास में, इधर भी है और उधर भी आपके पास दूरी ले रखी है। तो हम अब मान के चलते हैं कि इस पृष्ठ, ये जो आपके पास गॉसियन पृष्ठ है आपके पास में बेलनाकार, इस गॉसियन पृष्ठ के द्वारा कुल फ्लक्स कितना होगा ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम चादर में एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाए हुए हैं, तो उसको लिख दें, यानी प्लेट में, ठीक है, R प्लेट से R दूरी पर
प्लेट से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र E है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप? ठीक है, चादर के चारों तरफ यानी प्लेट के चारों तरफ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, बस इतना हो गया हमारे पास में। ठीक है, तो अब इसके बाद हम जानते हैं कि बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं, 2 समतल होते हैं आपके पास में और एक कर्व आपके पास होता है। तो बेलन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा? गॉस की नॉर्मल फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स, बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर समाकलन E ds cos थीटा। 3 पृष्ठ है तो तीनों पृष्ठ के हम अलग अलग ले लेंगे। फाई एक होगा हमारे पास में फाई समाकलन E ds 1 cos थीटा 1 प्लस दूसरा E ds 2 cos थीटा 2, तीसरा E ds 3 cos थीटा 3। हमने यहां पास देखा कि ds1 जो हमारे पास ये जो पृष्ठ है ये, और हम ये जानते हैं कि ये जो पृष्ठ है इधर भी वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? सीधा सीधा होगा। तो S1 और जो आपके पास वैद्युत क्षेत्र है इन दोनों क्या है? सेम दिशा में है, इधर भी और उधर भी आपके पास में। तो S1 का क्षेत्रफल सदिश ऐसा है और जो E का क्षेत्र आपके पास में सदिश है वो ऐसा है, दोनों सेम दिशा में है। तो इस वजह से इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो हम सिंपली यहां लिखेंगे E ds1 प्लस यहां पास S2 ये है हमारे पास में ये। तो S2 का जो क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ है और वैद्युत क्षेत्र क्या है? इधर ऐसे है, या तो आप ऐसे ले लें। तो दोनों के बीच क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र दोनों के बीच में कोण कितना है? 90। तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, मतलब आपके पास दूसरे सतह से जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। फिर तीसरे सतह की बात करूं तो ये ऐसे है क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र भी क्या है? ऐसे है। तो इसमें भी आपके पास E ds3 cos 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो ds3 और ds1 जो आपके पास में वो दोनों सेम है, क्योंकि दोनों सेम सतह है आपके पास में। तो हम इसको सीधा सीधा लिखेंगे आपके पास में E da, और ये भी क्या लिखा जाएगा? E da। तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ E da। और अगर हम देखें इस सतह को और बढ़ाते जाए, कितना बढ़ाते जाए? जब तक बढ़ाते रहे तब तक कि आपका पूरा का पूरा ये क्षेत्रफल पूरा चादर उसमें कवर ना हो जाए। इसका मतलब क्या मिलेगा? E तो कांस्टेंट रहेगा और क्षेत्रफल का समाकलन होगा, तो क्षेत्रफल का कुल समाकलन क्या होगा? आपके पास पृष्ठ का क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब गॉस की प्रमेय से ये कहता है कि जो फ्लक्स से परिबद्ध जो फ्लक्स है वो फाई बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। इतना तो हमको पता है, और हमको ये पता है कि सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपान ए होता है। तो यहां से क्यू निकाल लीजिए आप। क्यू की वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा ए अपान
एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 1। 1 और 2, समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करने पर, जब तुलना कर देंगे आप तो क्या मिलेगा हमारे पास में, अगर तुलना कर देंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, सपोज दैट, तो हमने तुलना किया तो हमें मिला क्या, समझिए इस बात को, हमें मिला ये कि 2EA सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास में, ठीक है, वैल्यू मिलेगी आपके पास में E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। खास बात यहां पर देखिए कि जो समतल चादर है या कहें आप जो प्लेट है उससे r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल रही है वो दूरी पर निर्भर ही नहीं कर रही है। आप कितनी भी दूरी चली जाएं विद्युत क्षेत्र हमेशा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। समतल सतह से कितना भी दूर आप चले जाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्योंकि दूरी पर निर्भर ही नहीं कर रही है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी चाहे उधर हो चाहे उधर, कितना भी दूर जाए हर जगह एक जैसा ही रहेगा। ये तो अचालक प्लेट की तरह होगा। तो अब चालक प्लेट के द्वारा जो होगा, चालक प्लेट के द्वारा जो होगा, मैं लिखा दे रहा हूं डायरेक्ट क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है। चालक प्लेट के द्वारा जो आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये केवल चालक प्लेट के द्वारा है, ये क्या है, अचालक प्लेट के द्वारा है, ठीक है। तो दोनों ही प्लेट चाहे चालक हो चाहे आपके पास अचालक प्लेट हो, दोनों में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर ही नहीं करती है। मतलब चाहे चादर से कितना दूरी आप चले जाए विद्युत क्षेत्र हर जगह क्या होगा, एक समान होगा, ठीक है। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक है। कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, 8 क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन मिलेगा, तो आपका जो 5 और 3 का जो कॉम्बिनेशन है वो छूटना नहीं चाहिए आपके पास में। यानी इस चैप्टर के जो 8 नंबर है हमें वो पक्के करने चाहिए, ठीक है। आज मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं, फिर हम आगे कल जो बचे हुए क्वेश्चन इसी तरीके से 2 करके 3 करके क्वेश्चन अब फिनिश कर लेंगे हम, ठीक है। हालांकि कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा जहां तक है, ठीक है, कल ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे। अब इनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। आप जितना मैं लिखा हुआ बस उतना ही लिखना है आपके पास में, और आपको फुल में फुल आपके पास मार्क्स मिलेंगे, आपका एक भी मार्क्स कटेगा नहीं, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस करिए। अगर एक बार फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को ऐसे स्किप करके जा रहे हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, जिससे हमें पावर मिलेगा। उस पावर से आगे की तरफ हम इसी तरीके से पढ़ाते रहेंगे आपको। थैंक यू।